Hey and assalamu alaikum to all of you. Welcome to Studysphere once again. If videos are helping you then like them, share them and subscribe the channel as well. ये जो वीडियो है ये हमारी द रिटर्न ऑफ द नेटिव नावल पे ही है जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा था. इट वाज पब्लिश्ड इन 1878 फर्स्टली. और इस नावल में आज हम रोल ऑफ एग्डन हीथ पढ़ने लगे हैं कि उस एटमॉस्फेयर का, यानी एग्डन हीथ वो प्लेस है जहाँ पे ये नावल थॉमस हार्डी ने सेट किया है. ये बेसिकली एक काउंटी है इंग्लैंड वेसेक्स में जो कि कम्प्लीटली फ़िक्शन है, लेकिन एज अ फिक्शनल कैरेक्टर ये किस तरह कैरेक्टर्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है इस नावल के अंदर. इस वीडियो में हम डेप्थ तक जाएंगे कि आखिर इसके कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट अफेक्ट्स हैं जो कि कैरेक्टर्स की लाइफ पर हुए हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Egdon Heath, the wild and untamed natural landscape, plays a significant and multifaceted role in Thomas Hardy's novel The Return of the Native. So Egdon Heath जो है ये एक बिल्कुल वाइल्ड अनकल्टिवेटेड प्लेस है जो कि अनटेम्ड का मतलब होता है कि जो बिल्कुल कंट्रोल ऑफ पर्सन यानी लोगों के कंट्रोल में नहीं है. सो इट सर्व्स एज अ सेंट्रल बैकड्रॉप एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो ये स्टोरी की काइंड ऑफ एक बैकबोन ही है क्योंकि सब कैरेक्टर्स की लाइफ को ये इन्फ्लुएंस करती है, इन्फ्लुएंसिंग द कैरेक्टर्स एंड द इवेंट्स दैट अनफोल्ड थ्रू आउट द नावल. यानी थ्रू आउट द नावल कैरेक्टर्स के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी इवेंट्स नावल के अंदर पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं इसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड हैं. एंड हेयर आर सम की रोल्स ऑफ एग्डन हीथ इन द स्टोरी. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स. सो जो पहला की रोल एग्डन हीथ प्ले करती है बेसिकली इट इज़ सिम्बोलिज़म ऑफ फेट एंड डिटर्मिनिज़म, यानी ये सिम्बोलाइज़ करती है इनको. सो एग्डन हीथ सर्व्स एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ फेट एंड डिटर्मिनिज़म, वही वाली बात हो गई. एंड द कैरेक्टर्स लाइव्स आर इंटरवाइंड विद द हीथ, यानी जो कैरेक्टर्स की ज़िंदगियाँ हैं वो इस जगह से जुड़ी हुई हैं. एंड देयर डेस्टिनीज सीम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स हार्श एंड अनफॉरगिविंग नेचर. और जो लोगों की किस्मत है, उनकी जो लाइफ्स में आगे होना है, उनकी पूरी की पूरी लाइफ्स कहीं ना कहीं इसकी हार्श नेचर से, अनफॉरगिविंग नेचर से कनेक्टेड हैं. सो द हीथ्स वास्टनेस एंड टाइमलेसनेस, इसका मतलब है कि ये इतना ज़्यादा विविड इमेजरी उन्होंने हमारे पास थॉमस हार्डी ने बनाई है, यानी इस तरह से कि ना हमें इसका कोई एंड नज़र आता है ना हमें इसकी कोई बिगिनिंग नज़र आती है. इट बेसिकली कन्वेज अ सेंस ऑफ इनएविटेबिलिटी एंड द आइडिया. अब ये किस चीज़ को सपोर्ट करी है, किस आइडिया को सपोर्ट करी है कि दैट ह्यूमन लाइव्स आर सब्जेक्ट टू लार्जर फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कि इंसान की जो ज़िंदगियाँ हैं कहीं ना कहीं लार्जर फोर्सेस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही हैं जो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है. इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे हम कंट्रोल ना कर सकें या जो चीज़ होनी है वो होकर रहेगी. सो ये हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग का पहला पॉइंट है कि कैसे फेट एंड डिटर्मिनिज्म कनेक्टेड है हीथ से. सेकंड की रोल है एग्डन हीथ का हमारे पास इसका एटमॉस्फेरिक सेटिंग, यानी किस तरह से थॉमस हार्डी ने इसकी एटमॉस्फेरिक सेटिंग की है. सो द हीथ्स एटमॉस्फेरिक एंड इवोकेटिव सेटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द नॉवल्स ओवरऑल टोन एंड मूड. यानी इसकी जो प्रॉपर उन्होंने एटमॉस्फेयर बिल्ड किया है वो जो नॉवल की टोन है जो कि एक मेलनकॉलिक टोन है बेसिकली. सो इन्होंने इस तरह का, और नॉवल का जो मूड है वो भी एक सैड और सीरियस मूड है, ट्रैजिक मूड है. सो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल इनको डायरेक्ट करता है. एंड इट्स डेसोलेट एंड मिस्टीरियस लैंडस्केप, यानी ये एक मिस्टीरियस सा लैंडस्केप है जहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा ब्रॉडर नहीं है. सो बेसिकली इट मिरर्स द इनर स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द कैरेक्टर. सो इसका जो लैंडस्केप है वो भी मिस्टीरियस है, वो भी समझ में नहीं आता. तो इसी वजह से हमें जो कैरेक्टर्स के अंदर अपनी ही लड़ाइयाँ चल रही हैं या इवन कैरेक्टर्स के आपस में जो स्ट्रगल्स हैं, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी जो आपस में कॉन्ट्ररी सिचुएशन है वो सब भी मिस्टीरियस ही है जिस तरह से ये लैंडस्केप मिस्टीरियस है. एंड द एवर चेंजिंग वेदर ऑन द हीथ रिफ्लेक्ट्स द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ. अब इसका जो हर बार चेंज हो जाता है, एवर चेंजिंग मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है. तो हीथ का जो वेदर है, इन्वायरमेंट है, वो हर बार चेंज होता है. सो ये क्या दिखाता है कि इंसान की लाइफ कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले लम्हे क्या हो सकता है. और डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू ये वाला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन हुआ है
एंड एड्स टू द नॉवल सेंस ऑफ मेलनकोली। और यही चीज़ जो है वो नॉवल की मेलनकोलिक थीम यानी एक सैड सी, एक इमोशनल सी, टची सी फील और टोन बिल्ड करती है। सो ये इसका एटमॉस्फेरिक सेटिंग बहुत ही ब्यूटीफुली थॉमस हार्डी ने इस नॉवल के अंदर हमें दिखाई है। थर्ड की रोल है हमारे पास आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस। हम लोगों ने बाकी वीडियोस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये यूस्टेशिया का जो कैरेक्टर है बेसिकली नॉवल की हीरोइन का, वो एब्डोमिनेंट ऑफ आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस है, तो ये याद रखिएगा। सो एग्डन हीथ आइसोलेट्स द कैरेक्टर। एग्डन हीथ एक ऐसी प्लेस है जिसने लोगों को ही आइसोलेट कर दिया है, अकेला कर दिया है, मेकिंग देम फील डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उनको ऐसे लगता है, जो हीथ में लोग रहते हैं उनको ऐसे लगता है वो तो बाकी दुनिया से कट के ही रह गए हैं। The vastness of the heath magnifies their sense of loneliness and alienation। अब ये जो हीथ है ये इतनी ज़्यादा उन्होंने वाइडर प्लेस बताई है, इतनी ज़्यादा उसकी वास्टनेस है कि लोग रहने वाले यहाँ के लोग लोनली हैं, बिल्कुल एलियन फील करते हैं अपने आप को, और एक्सेंचुएटिंग देयर पर्सनल स्ट्रगल्स एंड डिज़ायर्स फॉर अ डिफरेंट लाइफ। सो इनकी जो पर्सनल स्ट्रगल हैं या इनकी डिज़ायर्स हैं, फिर वो लोग इस तरह की बिल्ड कर लेते हैं कि हमें तो एक डिफरेंट लाइफ चाहिए, यहाँ पे लोग सेटिस्फाई नहीं हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यूस्टेशिया का कैरेक्टर है, सो वो इसीलिए समझती थी कि वो इतनी ब्यूटीफुल है तो वो हीथ से तो बिलोंग नहीं करती, और उसका दिल करता था कि मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँ, और सारी ज़िंदगी उसने यही एक डिज़ायर की। बट वो एक ये ट्रेजिडी है हमारे पास, ये नॉवल ट्रैजिक नॉवल है, सो इसमें वो सक्सेस नहीं पाती और एंड पे उसकी डेथ ही हो जाती है इवन। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कॉन्स्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, यानी कैसे ये खुद भी एक पार्ट बन गया इस नावल का। सो द हीथ एक्ट्स एज अ कॉन्स्टेंट ऑन द नावल कैरेक्टर्स एस्पायरेशंस एंड एम्बिशंस, यानी जो कैरेक्टर्स की जितनी डिज़ायर्स हैं, उनकी एम्बिशंस हैं, उसमें इसका भी कहीं ना कहीं हाथ है। इट इज़ अ बैरियर दैट लिमिट्स देयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड चेंज। अब हीथ जो है ये खुद एक बैरियर है, यानी एक रुकावट है लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ के दरमियान। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? जो वो चेंज के लिए चाहते हैं, ग्रोथ के लिए चाहते हैं, ट्रैपिंग देम इन अ साइकिल ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। और इनको फंसा के रख दिया हीथ के इन्वायरमेंट ने एक साइकिल के अंदर, जो कि एक अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का ही साइकिल है। जैसे क्लाइव ने सोचा था कि वो हीथ में आके लोगों को एजुकेट करेगा, बट वो नहीं कर पाता। इसी तरह यूस्टेशिया ने भी ये ख्वाब देखा था कि वो हीथ को छोड़ के एक दिन चली जाएगी, बट वो भी नहीं जा पाती। सो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, यानी खुद एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर बन गया है यहाँ पे एग्डन हीथ सारे कैरेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ रिलेशनशिप्स, यानी कैसे एग्डन हीथ की एटमॉस्फेयर यहाँ के लोगों के कैरेक्टर्स को, उनके आपसी रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है। सो द हीथ्स इन्फ्लुएंस इज़ एविडेंट इन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द कैरेक्टर, कि जो हीथ का कैरेक्टर है, एग्डन हीथ की प्लेस है, ये खुद ही एक एविडेंस है लोगों के दरमियान, यानी इसके जो कैरेक्टर्स थे उनके दरमियान जितने भी रिलेशनशिप्स थे उन सब के लिए। एंड द आइसोलेशन एंड हार्श कंडीशंस कंट्रीब्यूट टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और आपको पता है नॉवल में कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्ड होती हैं, इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कैरेक्टर्स के आपस में। और आइसोलेशन और हार्श कंडीशंस, ये सब जो हैं लीडिंग टू स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स एंड ट्रैजिक आउटकम, तो ये इसने रिलेशनशिप्स को हार्म ही किया था। और इस सारे रिलेशनशिप की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ भी जो इस तरह की बातें हैं, उन सब की वजह से एट दी एंड उन सब कैरेक्टर्स का एक ट्रैजिक एंड ही होता है, ट्रैजिक आउटकम ही होती है, यानी हैप्पी लाइफ नहीं होती। सिमिलरली सेंस ऑफ टाइमलेसनेस, यानी एग्डन हीथ हमें किस चीज़ का सेंस देता है कि ना ज़िंदगी की कोई एंडिंग है, ना ज़िंदगी की कोई बिगिनिंग है प्रॉपर। ज़िंदगी की इस सेंस में कि जैसे कंटिन्यूटी हर चीज़ में चले जा रही है, हमारी जो लाइफ के साइकिल हैं वो चले ही जा रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास नेचर्स इंडिफरेंस, यानी किस तरह से ये नेचर के ऑपोजिट काम करता है। सो द हीथ्स इंडिफरेंस टू ह्यूमन डिज़ायर्स, ऑब्वियसली ह्यूमन की जितनी भी डिज़ायर्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, ये सब हीथ का इन्वायरमेंट उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। रिफ्लेक्ट्स हार्डीज़ ब्रॉडर थीम ऑफ द इंडिफरेंस ऑफ नेचर एंड द फेट टू ह्यूमन एस्पायरेशंस, कि किस तरह से नेचर और किस्मत इंसान की एस्पायरेशंस के दरमियान एक बैरियर है, या यूँ कह सकते हैं कि इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि ह्यूमन एस्पायरेशन चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्गर हो जाएं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। द कैरेक्टर्स होप एंड
ड्रीम्स ऑफन क्लैश विद द हीथ्स अनयील्डिंग लैंडस्केप। अब कैरेक्टर्स ने जितनी भी होप्स रखी हुई थी, जितने भी उनके ड्रीम्स थे, वो सब हीथ के अनयील्डिंग लैंडस्केप यानी जहाँ पे कोई सक्सेस प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, उसके साथ तजाद में आ जाते हैं, लीडिंग टू अ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड रेजिग्नेशन। और इसी वजह से फिर वो एंड पे हिम्मत हार जाते हैं और नाउमीद हो जाते हैं। In summary, then we can say that Agdon Heath in The Return of the Native novel serves as more than just a setting, यानी ये सिर्फ एक जगह ही नहीं है, it is a dynamic and integral part and element of the novel, यानी ये इस नॉवल का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट भी है। इट्स सिम्बोलिज्म, एटमोसफियर एंड इन्फ्लुएंस ऑन द कैरेक्टर्स, जो कि हमने ऑलरेडी सारा डिस्कस किया है, कंट्रीब्यूट टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज फेट। अब ये जो सारे इसके एलिमेंट्स हैं, ये हमें फर्दर थीम्स को एक्सप्लोर करने में मदद देते हैं और हमें खुद से ही आइडिया हो जाता है कि ये इस बारे में होने वाला है। और थीम जो है वो फेट, ह्यूमन स्ट्रगल एंड द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड और ह्यूमन लाइफ्स के, किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड कभी कभी ह्यूमन लाइफ्स को इतना ही ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। सो दैट वाज व्हाट वी वर हैविंग फ्रॉम दिस लेक्चर एज द रोल ऑफ एग्डन हीथ इन द नॉवल रिटर्न ऑफ द नेटिव बाय थॉमस हार्डी. So if you like this video, give a huge thumbs up. Follow for more videos. Thank you so much for watching this video.